हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज मनोहर यादव एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एंड साइंस स्कूल। तो आज की क्लास में हम क्लास 11 केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणा यानी सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री इस चैप्टर को पढ़ेंगे। इस चैप्टर में आपको जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इन सभी को जानना आपको जरूरी है, जिसको आपको इस चैप्टर में जानने को मिलेगा। बट आज की क्लास में हम मैटर्स के बारे में जानेंगे कि पदार्थ या द्रव्य क्या होता है और इनका क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया गया है। तो आज की क्लास में आप अंत तक बन रहिएगा और क्लास आपको पसंद आए प्लीज़ एक लाइक जरूर करिएगा। ओके, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्योंकि ये हमारा केमिस्ट्री फर्स्ट क्लास है तो सबसे पहले हम यही समझते हैं कि आखिर केमिस्ट्री होता क्या है या रसायन शास्त्र क्या है। रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जो पदार्थ, उनके संगठन, गुणों तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करती है। रसायन शास्त्र में हम कोई भी पदार्थ, अपने चारों ओर जितने प्रकार के पदार्थ दिखाई देते हैं वो किस तरीके से बने हैं, मतलब उनका संगठन किस तरीके से है, जो भी पदार्थ उनका गुण क्या है और उनमें चेंजेस किस तरीके से होते हैं, मतलब चाहे भौतिक परिवर्तन हो या रासायनिक परिवर्तन, इन सभी का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, आपका रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जो पदार्थ के संगठन, मतलब पदार्थ किस प्रकार से बने हैं, उनमें गुण क्या है, उनमें किस प्रकार की चेंजेस होती है, इन सभी का अध्ययन करना ही क्या है, आपका रसायन है। जैसे आपको यहाँ पर एक बॉटल दिखाई दे रहा है, इस बॉटल का कोई ना कोई संगठन है, मतलब ये किसी न किसी रासायनिक पदार्थ से मिलकर बना है। इनमें कोई ना कोई क्वालिटीज होगा, उनके कुछ कैरेक्टर्स होंगे और इनमें कोई चेंज करके ही इनको बनाया गया है ना। जो भी पदार्थ था उनको चेंज करके ही इस बॉटल को शेप दिया गया है। तो इस प्रकार से इनका अध्ययन करना, हम जो भी पदार्थ देखते हैं उनमें किस तरीके का गुण है, वो किस प्रकार से बना है और उनमें किस प्रकार का चेंज किया गया है, चाहे भौतिक परिवर्तन हो या रासायनिक परिवर्तन, तो इन सभी का अध्ययन करना ही क्या है, आपका रसायन है। और हमें पता है कि जो भी पदार्थ है अणु या परमाणुओं से ही मिलकर बना होता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो रसायन शास्त्र है वो एक प्रकार का अणु परमाणु का क्या है, विज्ञान है। और हमें यहाँ पर एक शब्द दिखा, कौन सा, पदार्थ। आखिर ये पदार्थ है क्या, आखिर पदार्थ है क्या। तो देखिए यहाँ पर ऐसी कोई भी वस्तु जिनमें द्रव्यमान हो और स्थान घेरता हो और जिसे हम अपनी इंद्रियों के द्वारा अनुभव कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है, आपका द्रव्य या पदार्थ या मैटर कहलाता है। मतलब हमारे आसपास कोई भी वस्तु है जिसमें द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरता हो और जिसे हम अपनी इंद्रियों से अनुभव कर सकते हैं। अनुभव मतलब क्या, उसको छू कर, देख कर या सूंघ कर किसी भी तरीके से हम उसको अनुभव कर सकते हैं, तो क्या कहलाता है, अपना मैटर या द्रव्य या पदार्थ कहलाता है। जैसे यहाँ पर हम बॉटल का ही एग्जाम्पल लें। बॉटल में देखिए इसमें कोई ना कोई वॉल्यूम होगा, मतलब इसका कोई ना कोई वजन होगा, द्रव्यमान होगा, राइट। ये स्थान घेर रहा है, ओके। और इसे हम अपनी इंद्रियों से अनुभव कर सकते हैं, मतलब देख कर भी अनुभव कर सकते हैं, छू कर भी अनुभव कर सकते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, पदार्थ। मतलब अपने आसपास जितने प्रकार की वस्तुएं हैं वो सभी पदार्थ की श्रेणी में ही आएंगे, क्योंकि उनका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, मतलब कोई ना कोई उसका वजन या वॉल्यूम होता है और वो स्थान घेरता ही है, ठीक है। और देखें तो यहाँ पर आधुनिक रसायन का जन्मदाता किन्हें कहा जाता है। आधुनिक रसायन का जन्मदाता, फादर ऑफ केमिस्ट्री, लेओजियर को आधुनिक रसायन का जन्मदाता माना जाता है। तो इतना तो अपना इंट्रोडक्शन हो गया ना। अब आगे हम देखेंगे कि अपने डेली लाइफ में रसायन शास्त्र का किस प्रकार से उपयोगिता है या यूजफुल है, या उनका कार्य क्षेत्र क्या है, मतलब कहाँ कहाँ हम रसायन शास्त्र का उपयोग करते हैं। ओके, तो देखिए रसायन शास्त्र का महत्व एवं कार्य क्षेत्र। हमें पता है कि अपने दैनिक जीवन में हम हर क्षेत्र में रासायनिक पदार्थों का यूज करते ही हैं। इनके बिना हम अपने जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते। हम अपने चारों ओर जितने प्रकार के पदार्थ देखते हैं जिनका यूज हम अपने डेली लाइफ में करते हैं, वो किसी न किसी प्रकार से कोई न कोई रासायनिक पदार्थों से ही मिलकर बना हुआ है। चाहे कोई भी क्षेत्र हो, चाहे मेडिकल सेक्टर हो, औद्योगिक क्षेत्र हो, कृषि हो, अपने दैनिक जीवन में जो भी उपयोग करते हैं वस्तु उनका हो, या हर क्षेत्र में बोल सकते हैं, हर क्षेत्र में हम रासायनिक चीज़ों को यूज करते ही हैं। देखिए जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में लिए हैं, दवाओं में रसायन, मेडिकल सेक्टर में किस तरीके से, देखो टैक्सोल एंड कैस्पिलैटिन, ये एक प्रकार का ड्रग है या दवा है जिसका यूज हम कैंसर के इलाज में करते हैं। एजिडोथाइमिडीन, मतलब AZT इसको बोला जाता है, इसका यूज, इस ड्रग्स के यूज हम एड्स के इलाज में करते हैं। ये तो बस छोटा सा एग्जाम्पल है ना। हम जो मेडिकल सेक्टर देखते हैं वहाँ पर जितने भी दवाइयाँ होती हैं लगभग सभी केमिकली फॉर्म मेडिसिन ही होती है। और देखिए कीटनाशक के रूप में भी हम केमिकल का ही यूज़ करते हैं। कोई भी कीट हो उसको मारने के लिए हमारे बाजार में बहुत सारे ऐसे केमिकल हैं जिनका यूज़ हम करते हैं। इंसेक्टिसाइड्स हो गया, पेस्टिसाइड,
मतलब जो भी कीटाणु है उनको भी मारने के लिए हम इन सभी का यूज करते हैं, जो हमें इजिली मार्केट में मिल जाता है। वो सभी क्या है, केमिकली पदार्थ है ना। और देखिए औद्योगिक क्षेत्र में जैसे सीमेंट, कांच, ये सारे उद्योग, जो सीमेंट बनता है, कांच बनता है, वो कोई भी पदार्थ है वो केमिकली चेंज होकर या फिजिकली चेंज होकर ही इनको बनाया जाता है। और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे विभिन्न प्रकार के रंग हैं, उनका निर्माण, पेंट, वार्निश आदि, इन सभी का उत्पादन केमिकल से ही किया जाता है। प्लास्टिक हो गया, बैकेलाइट हो गया, टेफ्लॉन हो गया, नायलॉन हो गया, पॉलीथीन हो गया, ये सब क्या है, ये सभी केमिकली फॉर्म पदार्थ है या मैटर्स हैं। ओके, तो हम बोल सकते हैं ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं है जहां पर हम केमिकल का यूज नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पर आपको और चित्र दिख रहा होगा, कृषि में भी हम रसायन का यूज करते हैं, अपनी सुख सुविधाओं के लिए भी रसायन का यूज करते हैं। जैसे कृषि में कोई भी दवा हो गया, जैसे हम छिड़काव करते हैं, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, ये सब क्या है, रसायन ही तो है ना। जैसे डीडीटी का यूज किया जाता है, ये सभी क्या है, केमिकली मैटर्स ही हैं। और अपने सुख सुविधाओं के लिए जो यूज करते हैं हम, जैसे पेपर हो गया, धागा, साबुन, सौंदर्य प्रसाधन, ये सभी क्या है, सब केमिकल से ही निर्मित हैं। तो हम कहना चाहें तो इस तरह कर सकते हैं कि अपने आसपास लगभग जितने प्रकार के पदार्थ दिखाई देते हैं वो सभी केमिकली फॉर्म ही होते हैं। हम जितने भी यूज करते हैं अपने घर में वो सभी, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं आगे और जानेंगे हम पदार्थ आखिर क्या होता है, पदार्थ को और डिटेल में समझेंगे, ठीक है। अब देखेंगे पदार्थ या द्रव्य की प्रकृति किस प्रकार की होती है, या नेचर ऑफ मैटर। हमने मैटर को पहले ही परिभाषित किया। आखिर मैटर है क्या, जिसमें कोई द्रव्यमान हो या जो कोई स्थान घेरता हो, वो क्या कहलाता है, आपका मैटर या पदार्थ कहलाता है। यहाँ पर हम मैटर को दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, एक फिजिकली क्लासिफाई और दूसरा केमिकली, उसको बांट सकती है, वर्गीकृत किया जा सकता है। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम कोई भी पदार्थ है उनके ताप या दाब में परिवर्तन करके उनको इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे ठोस को हम द्रव में, द्रव को गैस में। यहाँ पर देखिए उनके शेप में परिवर्तन हो, रंग रूप में परिवर्तन हो रहा है ना। जो भी पदार्थ है वो वही है, यहाँ पर द्रव का ही यूज किया गया है। जो पदार्थ है वो द्रव है, द्रव को हम ठोस में भी बदल सकते हैं, उसको गैस में भी बदल सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ उसके आकार में चेंजेस हो रही है। तो फिजिकली यहाँ पर हम तीन प्रकार से इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, ठोस, द्रव, गैस। ओके, तो ठोस जो होते हैं उनमें जो पार्टिकल्स होती हैं या जो कण होते हैं वो बहुत सटे हुए होते हैं। जैसे आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, जो भी पार्टिकल्स हैं, जो भी कण हैं, वो एकदम से सटे हुए होते हैं, मतलब हिल डुल नहीं सकते हो, मतलब इनमें बहने की क्या गुण नहीं होता। आप कोई भी ठोस देखो, जैसे लकड़ी का गुटका हो गया या कोई बर्फ हो गया, इनमें क्या होता है, जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो एकदम से सटे हुए होते हैं। आप लकड़ी की जो गुटका है उसको बहने के गुण उसमें नहीं है, वो बहता नहीं है, जहाँ पर रख दोगे वहीं पर वो रुका रहेगा। लेकिन द्रव जो होता है, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो ठोस से थोड़े से क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। ठोस में क्या होते हैं, एकदम से सटे हुए होते हैं, लेकिन द्रव में उतने सटे हुए नहीं रहते हैं। तो द्रव में आप देखे होंगे इसमें बहने का गुण होता है। ठोस का एक एग्जाम्पल और लें, एक बॉटल लेते हैं। जो भी ठोस होता है उनकी निश्चित आयतन होती है और निश्चित आकार होता है। हमने एक शेप में बना दिया बॉटल, जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो ये जो शेप है वो इसने धारण कर लिया ना। तो मतलब जो भी ठोस है उन सभी का एक ना कोई शेप होता ही है। ओके, और इनका कोई ना कोई वैल्यूम होगा। मतलब ये जो बॉटल आपको दिखाई दे रहा है इसका कोई ना कोई क्या होगा, वजन होगा। ओके, और इसका निश्चित शेप भी है। आपको द्रव के एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा। देखिए द्रव जो होते हैं उनका वॉल्यूम तो होता है, मतलब उनका द्रव्यमान तो होता है, उनका कोई ना कोई वजन होता है, लेकिन उनका शेप नहीं होता। आप द्रव को, आप पानी को किसी भी बॉटल में डालो, ठीक है, वो उसका शेप ले लेता है, मतलब उसका आकार ले लेता है। या कटोरी में डालो या किसी में भी डालो, वो क्या कर लेता है, उसका आकार ले लेता है। तो हम बोल सकते हैं जो ठोस होता है उनका निश्चित आकार होता है और निश्चित आयतन होगा, वॉल्यूम होगा, वजन होगा। ओके, लेकिन द्रव का वजन तो होता है, मतलब उसका द्रव्यमान तो होता है, वो उतना ही वॉल्यूम रखेगा। कोई भी बॉटल में डालो या कटोरी में डालो, ठीक है, उतना ही वजन रखेगा, लेकिन उसके आकार में क्या हो जाती है, चेंजेस आ जाती है। तो हम बोल सकते हैं द्रव्य की वॉल्यूम तो फिक्स होती है, लेकिन उनका जो शेप होता है वो फिक्स नहीं होता। लेकिन गैस का ना तो वॉल्यूम फिक्स होता है और ना ही शेप, क्योंकि गैस के जो अणु होते हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर में होते हैं, और इनको जिस भी पात्र में रखा जाए, जिस भी कंटेनर में रखा जाए, वो उनके मतलब पूरी चारों तरफ फैल जाते हैं। तो इसके आधार पर हम बोल सकते हैं कि जो गैस है उसका ना तो वॉल्यूम होता है, ना तो आयतन होता है, और ना ही कोई शेप होता है या आकार होता है। ओके, आई होप आप इतना समझ गए होंगे अच्छे से। ओके, आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए, हम ताप एवं दाब में परिवर्तन करके जो द्रव्य है या पदार्थ है, मतलब मान लेते हैं ठोस या द्रव है,
उनको इंटरचेंज कर सकते हैं, मतलब उनको एक दूसरे में परिवर्तित कर सकते हैं। जो तीनों अवस्था दिया गया है, ठोस को द्रव में, द्रव को गैस में, गैस को द्रव में, द्रव को ठोस में, इस तरीके से इंटरचेंज कर सकते हैं ताप या दाब में परिवर्तन करके। तो आपको यहाँ पर चित्र दिख रहा होगा, जब हम ठोस को द्रव में बदलते हैं, ठोस को द्रव में बदलते हैं तो उसको बोला जाता है क्या, गलनांक या मेल्टिंग। ओके, और द्रव को गैस में बदलने पर क्या बोला जाता है, उसको वाष्पीकरण या बोला जाता है उसको वेपराइजेशन। ओके, इसी तरीके से हम इसको उल्टा भी कर सकते हैं, गैस से द्रव में भी बदला जा सकता है जिसको बोला जाता है संघनन, और द्रव को ठोस में भी बदल सकते हैं जिसको बोला जाता है क्या, हिमांक या फ्रीजिंग। तो ये जितने भी आपको इंटरचेंज दिखाई दे रहे हैं अपने डेली लाइफ में अनुभव किए होंगे। जैसे ठोस से द्रव में बदलना, मतलब जो भी बर्फ है उसको पिघला दो, उसको उष्मा देकर उसको क्या कर दो, पिघला दो, ये इसका उदाहरण हो गया। द्रव से गैस, द्रव से गैस किस प्रकार से बनेगा, जैसे वेपराइजेशन होता है ना, वाष्पीकरण की क्रिया, समुद्र से जो पानी होता है वो वाष्प बन के कहा जाता है बादल। इस तरीके से पानी से क्या बन रहा है, गैस, और गैस से द्रव। फिर उसका उल्टा कर दो, जो वाष्प बनकर ऊपर जाया रहता है वो क्या होता है, पानी नीचे गिरता है, वो क्या हो गया आपका गैस से द्रव का कंडीशन। और द्रव से ठोस, जो भी द्रव है उसको क्या कर दो आप, फ्रिज में डाल दो, वो क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा। इस तरह से हम द्रव को ठोस में भी बदल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, क्या हम ठोस को डायरेक्ट गैस में, द्रव में नहीं ना, डायरेक्ट गैस में भी बदल सकते हैं क्या, हाँ बदल सकते हैं। इस क्रिया को बोला जाता है क्या, ऊर्ध्वापतन या सब्लिमेशन। ओके, ठोस से डायरेक्ट गैस में बदलना क्या कहलाता है आपका, ऊर्ध्वापतन या सब्लिमेशन। आप कपूर देखे होंगे, आयोडीन देखे होंगे, ये सभी क्या है, अगर आप उसको खुले में रख दो, जो ठोस अवस्था में रहता है कपूर या आयोडीन, ठीक है, उसको खुले में रख दो, वो धीरे धीरे क्या होता है, द्रव में नहीं बदलता, वो डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है। और नेपथिन भी आता है ना, वो भी क्या होता है, ठोस से डायरेक्ट गैस में चेंज होता है। इसी तरीके से हम गैस को डायरेक्ट क्या ठोस में बदल सकते हैं, मतलब द्रव में ना बदल के डायरेक्ट गैस को ठोस में भी बदला जा सकता है। इसका उदाहरण आपको बहुत ज्यादा ठंडे इलाकों में देखने को मिल सकता है। अगर कोई घर एकदम से ठंडी इलाके में है और वहां पर आप शीशे वाले खिड़की के पास जाइएगा, वहां पर जो धुआं रहता है, भाप रहता है, वो डायरेक्ट बर्फ में चेंज हो जाता है। तो गैस से डायरेक्ट ठोस में बदलना, इसको जमना या डिपोजिशन बोला जाता है। ओके, आप इतना अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये तो था क्या, फिजिकल क्लासिफिकेशन। अब देखेंगे हम केमिकल क्लासिफिकेशन को। अब देखिए, किसी पदार्थ या मैटर्स को हम केमिकली किस प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं। इनको हम केमिकली दो प्रकार से बांट सकते हैं, एक तो समांगी पदार्थ, दूसरा विसमांगी पदार्थ, या बोल सकते हैं होमोजेनियस मैटर, हेट्रोजेनियस मैटर। तो समांगी पदार्थ किन्हें बोलेंगे, समांगी पदार्थ उन्हें बोलेंगे जिनका संगठन और गुण किसी भी रूप में, किसी भी स्थान में क्या हो, समान हो। जैसे एग्जाम्पल में कोई भी एलिमेंट, मान लेते हैं लोहा को लेते हैं, लोहा जो है वो एक ही अणु से मिलकर बना होता है, राइट। लोहा जो है एक ही अणु या परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। इसका जो संगठन है वो क्या है, एक ही है, क्योंकि ये एक ही अणु या परमाणु से मिलकर बना है। और इनका जो गुण है वो भी समान ही रहेगा ना, मतलब किसी हिस्से में कोई और गुण है, किसी हिस्से में कोई और गुण है, ऐसा तो रहेगा नहीं ना। सभी सब क्या करेंगे, समान गुण प्रदर्शित करेंगे। तो ऐसा पदार्थ जिनका कंपोजिशन या संगठन और गुण एक समान रहे, वो क्या कहलाएगा आपका समांगी पदार्थ। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, मान लेते हैं द्रव या जल। जल एक क्या है आपका, H2O, मतलब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। इनका जो संगठन है, मतलब जिस अनुपात में ये मिलकर बने हैं उसी अनुपात में मिलेंगे तभी तो जल बनेगा, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन का 2 अनुपात और ऑक्सीजन का 1 अनुपात, इन्हीं अनुपात में मिलने पर ही जल का निर्माण होता है। अगर कोई दूसरा कंपोजिशन हो या संगठन हो तो जल नहीं बनेगा। और विसमांगी मिश्रण को देखें या हेट्रोजेनस मैटर को देखें, यहाँ पर क्या होगा, जो भी मिश्रण बनेगा उनका संगठन समान नहीं होगा, उनका संगठन समान नहीं होगा, मतलब किसी भी अनुपात में हम उसको मिला सकते हैं। जैसे पानी में हम मिट्टी को मिला देते हैं, ठीक है, पानी में मिट्टी को मिला देते हैं तो उनका जो मिक्सचर होता है वो एक समान नहीं होता। उनको हम अपनी आंखों से भी देख सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी की सहायता, सूक्ष्मदर्शी की यूज करना ही नहीं पड़ता, ठीक है, उसको हम अपनी आंखों से ही देख सकते हैं। लेकिन समांगी जो पदार्थ होता है, उनके जो मिक्सचर होते हैं, उनको हम ना तो सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं, ना तो अपनी आंखों से देखने की सवाल ही नहीं होता, हम उसको सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख सकते, उनके जो छोटे कण होते हैं। लेकिन विसमांगी मिश्रण में हम जो भी मिक्सचर बनेगा उसको हम आसानी से देख सकते हैं। मतलब जो विसमांगी पदार्थ में जो मिक्सचर बनता है, जो मिश्रण बनेगा, न तो उनका संगठन एक समान होता है, मतलब रेशियो भी अलग अलग होता है, और वो
संपूर्ण भाग में एक समान वितरित भी नहीं होते ना, संपूर्ण भाग में एक समान वितरित भी नहीं होते। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल बताया कि अगर आप पानी में मिट्टी को घोलोगे तो सभी जगह उसका जो मिक्सचर होगा वो एक समान नहीं होगा, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल और नमक और शक्कर का मिश्रण, ये भी आप विषमांगी मिश्रण में ले सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए, समांगी पदार्थ को आप शुद्ध पदार्थ भी बोल सकते हो, समांगी पदार्थ को आप शुद्ध पदार्थ भी बोल सकते हो, और विषमांगी पदार्थों को आप मिश्रण बोल सकते हो। ठीक है, विषमांगी पदार्थों को आप मिश्रण बोल सकते हो। तो समांगी पदार्थ या शुद्ध पदार्थ क्या होगा, जैसे हमने ऊपर बताया यहाँ पर कि जो समांगी पदार्थ है उनका संगठन क्या होता है, निश्चित होता है या स्थिर होता है। जैसे एग्जाम्पल में कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, जल या ग्लूकोज। ठीक है, इनका जो संगठन होता है वो निश्चित होता है। जैसे ग्लूकोज का ही एग्जाम्पल लें, यहाँ पर ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है, C6H12O6। यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों का एक निश्चित रेशियो से ही यहाँ पर ग्लूकोज का निर्माण हुआ है। ठीक है, अगर इनका रेशियो बदल दिया जाए तो ग्लूकोज नहीं बनेगा, कोई दूसरा फॉर्म हो जाएगा। तो एक निश्चित रेशियो या संगठन से ही कोई पदार्थ बने तो क्या कहलाएगा, आपका शुद्ध पदार्थ कहलाएगा। और इनको सामान्य विधि से, मतलब भौतिक विधि से अलग नहीं कर सकते, मतलब तोड़ फोड़ के या किसी प्रकार से इसको अलग नहीं कर सकते। मतलब जैसे एग्जाम्पल लें H2O, पानी को आप क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सामान्यतः अलग कर सकते हो, नहीं कर सकते ना, इसको सामान्यतः अलग नहीं कर सकते। इसको केमिकली ही, मतलब रासायनिक परिवर्तन के आधार पर ही इसको अलग किया जा सकता है। जैसे जल को विद्युत अपघट्य के द्वारा ही अलग किया जाता है, इसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम शुद्ध पदार्थ को वर्गीकृत करें, इसको क्लासिफाई करें, तो हम इसको तत्व और यौगिक में क्लासिफाई कर सकते हैं। तत्व क्या है, एलिमेंट क्या है? तत्व वे हैं जिनमें केवल एक ही प्रकार के अणु विद्यमान हो। तत्व वे हैं जिनमें केवल एक ही प्रकार के अणु विद्यमान होते हैं। ओके, जैसे जितने प्रकार के तत्व पाए जाते हैं लगभग 112, हमने पीरियोडिक टेबल में देखा है, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, लगभग 112 तत्व पाए जाते हैं अभी तक के, जिसमें से जो 92 तत्व हैं, 92 मतलब 92 जो तत्व हैं वो प्रकृति में पाए जाते हैं, प्रकृति में मौजूद है। लेकिन जितने भी बाकी बच गए उनको संश्लेषित करके बनाया गया है। ओके, 92 तो क्या है, प्रकृति में ही मौजूद है, लेकिन जो बच गए लगभग कितना बचेगा आपका, 20 एलिमेंट बच रहे हैं, जिनको क्या बोला जाता है, मनुष्यों द्वारा निर्मित या संश्लेषित एलिमेंट्स बोला जाता है। तो तत्व के जो लक्षण हैं या उनके जो गुण हैं वो क्या हो सकते हैं? तत्व एक शुद्ध या सरल पदार्थ होता है। ठीक है, तत्व क्या है, देखिए यहाँ पर हम शुद्ध पदार्थ का ही वर्गीकरण कर रहे हैं ना, इनके जो गुण रहेगा वो तो इसमें भी आ जाएगा। मतलब तत्व जो है शुद्ध और सरल पदार्थ होते हैं। सरल पदार्थ क्यों? क्योंकि ये एक ही अणु से मिलकर बने होते हैं। और जो तत्व होते हैं उनको रासायनिक विधि से आसानी से हम वर्गीकृत नहीं कर सकते, आसानी से उसको अलग नहीं कर सकते। और जो तत्व होते हैं उनको रासायनिक विधियों द्वारा सरल पदार्थों में अपघटित नहीं किया जा सकता, उनको हम सरल पदार्थों में अपघटित नहीं कर सकते। तो इस तरीके से हम तत्व को भी 3 प्रकारों में, मतलब 3 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। क्या क्या? एक तो धातु, अधातु और उपधातु। ठीक है, धातु, अधातु और उपधातु। तो धातु को हम सामान्यतः किस तरीके से परिभाषित करते हैं? धातु वे होते हैं जो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, मतलब जिसमें से ऊष्मा या विद्युत प्रवाहित हो सकती है, वो क्या है? धातु है। जो सामान्यतः ठोस अवस्था में होता है ना, जो भी धातु आपको मिलेगा वो सामान्यतः ठोस अवस्था में ही पाया जाता है। और बोले यहाँ पर इनमें आघातवर्धनीय होती हैं। आघातवर्धनीय मतलब इनको पीटने पर आवाज आता है। तन्य होता है, मतलब इनसे हम वायर का निर्माण कर सकते हैं, जैसे कॉपर हो गया, आपका सिल्वर हो गया, इन सभी से हम वायर बनाते हैं ना, इनका एग्जाम्पल ले सकते हो। ठीक है, मतलब ये तन्य भी होते हैं, ये आघातवर्धनीय भी होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लें चांदी, सोना, लोहा, कॉपर, इन सभी को एग्जाम्पल में ले सकते हैं। यहाँ पर जो मैं इन सभी का परिभाषा बता रहा हूँ, मतलब धातु, अधातु और उपधातु का, ये सामान्यतः जो बोला जाता है उनके आधार पर है ना। हम इसको आगे अच्छे से डिटेल में समझेंगे, वहाँ पर आपको संपूर्ण इनके बारे में जानकारी मिलेगी। तो अधातु क्या होगा? जिनमें धातुओं का गुण ना हो, वो क्या है? अधातु है।